अस्सलामुअलैकुम। तो आज के इस लेक्चर में ना हमने लेयर्स को मुकम्मल तौर पर समझना है, इसको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। ठीक, आपने एडोब फोटोशॉप में किसी भी तस्वीर को लेकर आना हो तो हम क्या करते हैं, फाइल में जाकर ओपन पर क्लिक करते हैं और जिस तस्वीर को हमने सिलेक्ट करना उस तस्वीर को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे तो वो तस्वीर आ जाएगी। बट अगर हमें मल्टीपल पिक्स को एडोब फोटोशॉप में लेकर आना तो उसका ये तरीका है, आप इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लें। इन पिक्स को आपने लेकर आना हो उन तमाम पिक्स को सिलेक्ट कीजिए। इसको सिलेक्ट किया कंट्रोल ए करके एंड फोटोशॉप को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके मैं ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ। इस तरीके से टिक पे क्लिक करते जाएं, एंटर प्रेस करें, अगली पिक्स आती जाएंगी, सारी तस्वीरें आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जो तस्वीर इधर सबसे ऊपर होती है वो तस्वीर इधर सबसे आगे नज़र आ रही होती है, जो इधर नीचे पड़ी होती है वो इसमें पीछे नज़र आ रही होती है। मान लो अगर इस तस्वीर को लेफ्ट क्लिक करके मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया तो देखो ये उसके पीछे चली गई है। और इसको ये जो लेयर्स आ रही हैं हमारे पास, इसको रीनेम करने के लिए आप यहाँ पे डबल क्लिक करें इसके नाम के ऊपर और अब आप कोई भी नाम देना चाहें तो वो आप इसको नाम दे सकते हैं। जो चीज़ें लेयर्स में विजिबल होती हैं सिर्फ वही चीज़ें आपके आर्ट बोर्ड पर शो हो रही होती हैं। तो ये साथ एक आई का बटन है, इसका यूज़ ये होता है अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो वो पर्टिकुलर तस्वीर हाइड हो जाती है। अगर आप एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा पिक्स को हाइड करना चाहते हैं तो लेफ्ट क्लिक करके आप इस तरीके से मूव करें तो वो मल्टीपल पिक्स हाइड होती जाएंगी। और अगर आप अल्ट को दबा के किसी एक आई के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिर्फ वही विजिबल रहेगी, बाकी सारी हाइड हो जाएंगी। अगर आपने किसी लेयर को डिलीट करना हो, एक तो है हाइड में क्या है, ये लेयर यहाँ पर पड़ी है, यानी मैं सिंपल अनहाइड करूँ तो ये वापस आ जाएगी। डिलीट करना चाहता हूँ तो आप उस लेयर को सिलेक्ट करें, यहाँ डिलीट पर प्रेस करें, येस कर दें तो ये लेयर डिलीट हो जाती है। अदरवाइज अगर आप वैसे भी डिलीट प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। अब इसके नीचे वो जो तस्वीर है वो हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर आप इसकी ओपेसिटी को कम करते हैं 100% से, मैंने इसकी ओपेसिटी को मान लो कर दिया 45%, तो क्या हो रहा है वो चीज़ ट्रांसपेरेंट होती जा रही है, यानी उसके बैकग्राउंड में जो चीज़ है वो भी हमें विजिबल हो रही है। तो यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए पहले आपने उस पर्टिकुलर लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे अगर मुझे इसके ऊपर वो अप्लाई करनी है, पहले इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, जब ये सिलेक्ट हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे ओपेसिटी पे मैं क्लिक करूंगा, तब मैं यहाँ पे कोई चेंजिंग कर सकता हूँ। इसकी शॉर्टकट की भी है, अगर आप जीरो लेयर को सिलेक्ट करके 0 प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसकी ओपेसिटी 100% हो जाएगी, और 1 प्रेस करेंगे तो उसकी ओपेसिटी 10%, 20, 30, इस तरीके से आप इसको खुद से भी सेट कर सकते हैं। अगर आप कोई नई लेयर लेकर आना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ प्लस पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए एक न्यू लेयर आ गई है, लेकिन ये जो न्यू लेयर आई है ये भी ट्रांसपेरेंट है। मैं चाहता हूँ इस लेयर के ऊपर फिल कलर आए, यह वो है अल्ट प्लस बैक स्पेस। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला कलर आए जो कि हमारा बैकग्राउंड कलर है तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस बैक स्पेस प्रेस करें तो जो बैकग्राउंड में कलर होगा वो विजिबल हो जाएगा। अभी इसकी ओपेसिटी 100% है, तभी इसके नीचे जो चीज़ें हैं वो हमें नज़र नहीं आ रही। अगर आपकी इसकी ओपेसिटी को कम करते हैं, मान लो मैंने 50% किया तो देखिए नीचे वाला बैकग्राउंड भी नज़र आ गया। तो आप इस तरीके से कलर्स को ऐड करके फिल्टर्स भी बना सकते हैं तरह तरह के। तो फिल्टर से मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारे पास इस लेयर के अपने पास भी कुछ फिल्टर होते हैं जो कि यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अभी यहाँ पे नॉर्मल है, बट अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे ग्रुप्स निकल आते हैं। तो अगर आप इन पे मूव कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ इस एक तस्वीर को विजिबल रखता हूँ और एक इसको विजिबल रखता हूँ ताकि आपको वो सही नज़र आए। यहाँ पे मैंने मूव किया डार्कन के ऊपर तो ये वाला शेड बन गया, मल्टीप्लाई के ऊपर तो ये वाली ट्रांसपेरेंसी ऐसे बन गई, लीनियर बर्न के ऊपर ऐसे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं उस एक पर्टिकुलर कलर के ऊपर जिस कलर को आपने ऊपर वाली लेयर में लगाया होगा। हम बात करते हैं थे और उसमें आपने एक एलिमेंट प्लेस किया और अब आप चाहते हो उस एलिमेंट को एक जगह से दूसरी जगह में मूव ना कर पाऊँ, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट वाली लेयर को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप लॉक कर दें। लॉक कर देंगे ना, फिर आप उस लेयर को मूव नहीं कर सकते। एक और ऑप्शन है यहाँ पे, इसका नाम है ऑटो सिलेक्ट। ऑटो सिलेक्ट के अंदर ये होता है, अगर सिलेक्ट ऑन होगा तो इससे ये होगा कि जहाँ पर आपका माउस होगा ना, आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट को मूव कर सकते हो। तो मैं इसको मूव कर पा रहा हूँ, अभी मैं ऊपर है तो मैं इसको मूव कर पा रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसको ऑफ कर दिया। इस ऑटो सिलेक्ट को ऑफ कर देते हैं तो जोन सी लेयर सिलेक्टेड होगी सिर्फ वही मूव होगी, चाहे आपका माउस पॉइंटर जिधर मर्जी है। तो अगर आप बिल्कुल प्रिसाइजली सिलेक्शन बनाना चाहते हैं ना कि जिसके इसी एक को ही मुझे मूव करना, बाकी किसी को मूव नहीं करना, तो फिर आप ऑटो सिलेक्ट को ऑफ कर दें तो जो लेयर सिलेक्टेड होगी सिर्फ वही मूव होगी। फॉर एग्जांपल मुझे इसको मूव करना है तो मैं इसको पहले लेयर को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं इसको मूव कर पाऊंगा अगर ऑटो सिलेक्ट ऑफ होगा। लेकिन अगर ऑटो सिलेक्ट ऑन होगा तो फिर हमारी मर्जी, हम जिधर पॉइंटर को लेकर जाएंगे वही लेयर मूव होने लग जाएगी। तो अगर आपने सिलेक्शन बनानी हो ना एक से ज़्यादा की, जैसे मैं अभी इसकी सिलेक्शन बना रहा हूँ, दूसरे की सिलेक्शन बनाता हूँ तो पहले वाला डी सिलेक्ट हो जाता है। तो अगर आप एक से ज़्यादा की सिलेक्शन बनाना चाहते हैं तो कंट्रोल को प्रेस करके आप एक से ज़्यादा की सिलेक्शन भी बना सकते हैं।
लेकिन अगर आप एक पूरे ग्रुप की सिलेक्शन बनाना चाहते हैं कि आप ये चाहते हैं कि मैं पहली लेयर पे क्लिक करूं और आखिरी पे क्लिक करूं, दरमियान में जितनी भी लेयर्स हैं वो सारी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए, तो आप क्या करें, पहली लेयर को सिलेक्ट करें, उसके बाद शिफ्ट को प्रेस कर दें और लास्ट वाली लेयर को क्लिक करें, दरमियान में जितनी भी होंगी वो सारी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए। एग्जाम्पल ये एक डिज़ाइन है, लेकिन अभी हमें पता है कि ये जो डिज़ाइन बन रहा है ये 3 तस्वीरों से बन रहा है। एक मैं ये चाहता हूँ कि ये तीनों लेयर्स जो सेपरेट है मिलकर एक लेयर बन जाए। इसके लिए आप सिंपल एक शॉर्टकट की प्रेस कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ई से आपको फायदा ये होगा कि वो जो इंडिविजुअल लेयर्स थी ना वो अब मिलकर एक तस्वीर बन जाएगी। अब आप सिंपल उस तस्वीर को सेव करने के लिए उस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पे क्विक एक्सपोर्ट एज PNG इस पे क्लिक करके आप उसको तस्वीर में सेव कर लें, ठीक। और मैं ये चाह रहा हूँ कि इस तस्वीर का ना बैकग्राउंड रिमूव करूँ थ्रू ब्रश, और ये एक बटन है नीचे मास्किंग का, इसको दबाओ। अब ये देखो इस तस्वीर का एक मास्क बन गया। अगर तो मास्क है वाइट कलर का तो इसका ये मतलब है जो वो तस्वीर है ना वो फुल्ली विजिबल है, तस्वीर फुल नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ब्रश टूल को लो और ये ब्लैक कलर के ज़रिए पेंट करो तो इधर इसमें ब्लैक कलर का ये मतलब होता है कि तस्वीर के पिक्सल डिलीट हो रहे हैं। यहाँ पे देखो तस्वीर का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो रहा है। मास्किंग के अंदर ब्लैक कलर का मतलब ये होता है कि पिक्सल रिमूव होना, तस्वीर के पिक्सल्स का डिलीट होना। इसका आपको फ़ायदा क्या होगा मास्किंग का? मास्किंग में जो आपकी ओरिजिनल तस्वीर है ना वो वैसे की वैसे ही रहती है, ये सिर्फ उसके ऊपर एक मास्क चढ़ा है। जिस मास्क को आप किसी भी टाइम लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट करके डिलीट कर इसको इस मास्क को डिलीट किया तो आपकी तस्वीर वैसे की वैसे ही वापस आ जाएगी। तो आप ये जो लेयर के नाम के आगे जो ब्लैंक स्पेस है ना इसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक करते हो तो यहाँ पे इसके फीचर्स ऑन हो जाते हैं। इसमें से जिस ऑप्शन को आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, ग्रेडिएंट ओवरले वाला फीचर ऑन करना चाहते हैं, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए सेटिंग्स करने के लिए आप इस पर क्लिक करें तो सेटिंग जैसा कि मैंने फॉर एग्जांपल ग्रेडियंट अप्लाई कर दे तो ये ठीक है, आपको पता है ओपेसिटी 100% हो तो वो फुल्ली ऊपर उसको घेर लेती है। बट ओपेसिटी को अगर मैं कम कर दूं तो इस तरीके से आप फिल्टर भी बना सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो ना कितना एक अच्छा फिल्टर बन एंगल है। इस एंगल ये जो एंगल है इस एंगल को थोड़ा सा रोटेट करके ना वो जो बीच में कलर्स हैं उनको भी आप रोटेट कर सकते हो। यहाँ से मैंने ओके पे क्लिक किया तो ये देखो ये एक तस्वीर आपकी बनकर सेव हो गई है। यहाँ पे देखो यहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें, अगर इन तस्वीरों का मैं ग्रुप बनाना चाहता हूँ तो वो ग्रुप भी आप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इन तस्वीरों का ग्रुप बनाना चाहता हूँ तो आप उन तस्वीरों को सिलेक्ट करो, ग्रुप पे क्लिक करो। अभी देखिए ये ग्रुप बन गया। अब ये तस्वीरें सारी इस ग्रुप के अंदर हैं। तो अगर आपके पास बहुत सारी लेयर्स का एक प्रोजेक्ट है तो आप उनमें से जो पर्टिकुलर तस्वीरें हैं उनका ग्रुपिंग भी कर सकते हो इस तरीके से। और जब आपने इनको मूव करना हो तो यहाँ पे मूव टूल में यहाँ पे लेयर की बजाय ग्रुप को रखिए और फिर आप इसको मूव एज अ ग्रुप भी मूव कर सकते हैं। इस तस्वीर को मुझे एडिट करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये बहुत सारे ऑप्शन, अगर आपको थोड़ी सी एडिटिंग आती है ना, मोबाइल पे जो भी एडिटिंग करते हैं, ब्राइटनेस वगैरह बढ़ानी, सैचुरेशन वगैरह बढ़ानी, वो अब यहाँ से आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ब्राइटनेस पे क्लिक किया और यहाँ से मैं ब्राइटनेस को बढ़ा रहा हूँ तो देखिए ये ब्राइटनेस बढ़ रही है, ब्राइटनेस कम हो रही है। तो आप अपनी तस्वीरों को यहाँ से भी एडिट। तो आई होप हमारा आप लोग सबको ये समझ आ गई होगी और यहीं पे हम इसको कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। के लिए आप जिस तस्वीर के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है उस तस्वीर को सिलेक्ट करें, उसके बाद कंट्रोल और टी को प्रेस करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन हो जाएगी। आप राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्मेशन की तमाम प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है स्केल। स्केलिंग के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप अपनी तस्वीर की स्केलिंग कर सकते हैं। स्केलिंग का मतलब होता है हाइट बढ़ाना, विड्थ चेंज करना। जिस पॉइंट के अक्रॉस आप इसको मूव करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट के अक्रॉस इसको मूव कर रहा हूं तो इसका ऑपोजिट पॉइंट बना ये वाला, तो सिर्फ ऑपोजिट पॉइंट चेंज या मूव नहीं होगा, बाकी चारों पॉइंट्स चेंज होंगे। अभी देखिए इस पॉइंट से मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो इसका ऑपोजिट पॉइंट अपनी जगह पर फिक्स है, बाकी चारों पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे अब इसका ऑपोजिट पॉइंट ये वाला बन रहा है तो वो चेंज नहीं होगा, बाकी चारों पॉइंट चेंज हो रहे हैं। तो ये चीज़ होती है हमारे पास स्केलिंग के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि जिस पॉइंट से मैं मूव कर रहा हूँ उसका ऑपोजिट वाली पूरी लाइन मूव मत करे तो आप सिंपल शिफ्ट को प्रेस कर दें तो ऑपोजिट वाली लाइन अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगी और आप स्केलिंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैंने इस तरीके से सेट कर दिया। अब अगर मुझे इस तस्वीर को यहाँ पर फिक्स करना है तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लगा दूँगा और उसके बाद इसको यहाँ पर प्लेस करूँगा और यहाँ पर शिफ्ट को दबाकर हम इसको प्लेस कर सकते हैं। जब आप अगेन टिक पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ ऐसे हमारे पास सेव हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर आता है हमारे पास रोटेट का। कंट्रोल टी करके मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑन की, रोटेट।
रोटेट में आप अपनी मर्ज़ी से अपनी तस्वीर को रोटेट कर सकते हैं, लेकिन अभी अगर आप देखें तो हम सेंटर वाले पॉइंट के अक्रॉस हमारी रोटेशन हो रही है, तो इस रेफरेंस पॉइंट को भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल आप ये वाला बटन ऑन कर दें। अब ये ऑन हो जाएगा जब, तो आपके पास इख्तियार आ जाएगा कि जिस पॉइंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे आपकी रोटेशन अब उसी पॉइंट के अक्रॉस होगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक ना करना चाहूँ तो आप इस पॉइंट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस चीज़ को मैंने यहाँ पर रखा, तो अब आप इस पॉइंट के अक्रॉस रोटेशन कर सकते हैं। रोटेशन करने के बाद यहाँ से आप इसको टिक कर दें। जिस तरीके से भी आपने रोटेशन सेट करनी हो तो ये चीज़ ये सेव हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये एक बुक की कवर है और ये बुक का सैम्पल है, इसके ऊपर मुझे इस कवर को प्लेस करना है। तो प्लेस करने के लिए मैं कुछ मज़ीद हम कंसेप्ट सीखते हैं। पहला कंसेप्ट है स्क्यू। स्क्यू के अंदर ये होता है, अगर आप एक पॉइंट को बढ़ाते हो तो वो फिक्स एंगल के ऊपर मूव होता है। जैसे देखिए मेरा कर्सर इस वक्त थोड़ा सा राइट साइड के ऊपर है, लेकिन वो फिक्स एंगल के ऊपर पॉइंट बढ़ रहा है और सिर्फ एक ही साइड बढ़ती है और एक ही साइड कम होती है। ये विड्थ में भी ऐसा ही होगा और हाइट में भी ऐसा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में आप एक साइड को बढ़ाएंगे साथ दूसरी साइड भी बढ़ेगी, एक साइड को कम करेंगे साथ दूसरी साइड भी कम होगी, और ये फिक्स एंगल के अलोंग होगा, यानी फिक्स एंगल के अलोंग रहते हुए हमारी ये चेंजिंग होती है। अगला पॉइंट है डिस्टोर्ट। डिस्टोर्ट में पूरी फ्रीडम आपके पास होती है, आप जिस तरीके से मर्जी चाहें एक पॉइंट को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग प्लेस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इस कवर को मुझे इस बुक के ऊपर सेट करना है, तो इसको मैंने यहाँ पर रखा, इस पॉइंट को मैंने इधर रख दिया, इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट पे रखा, और इस पॉइंट को जब मैं इस पॉइंट पे प्लेस करूँगा, लेकिन अभी देखने में ये चीज़ ओरिजिनल नहीं लग रही क्योंकि ये कवर जो है ये एक्स्ट्रा थिंग लग रही है। तो अगर आप पिछली तस्वीर के साथ ऊपर वाली तस्वीर को मर्ज करना चाहते हैं तो आप ऊपर वाली तस्वीर को सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे लेयर्स को ओपन कर लें। मैं विंडो में जाकर लेयर्स को ओपन करता हूँ और यहाँ से इससे ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने मल्टीप्लाई को अप्लाई किया तो ये बेंड भी आ गया। अब देखने से ये फील आ रही है कि ये रियल में इसके ऊपर लगा हुआ था। रैप के अंदर क्या होता है कि आपके पास आपकी तस्वीर के हैंडल निकल आते हैं। पहले इस तस्वीर को हम बाकी कंसेप्ट्स के थ्रू सही करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिस्टोर्ट के ज़रिए इसको सही कर लेते हैं। इस पॉइंट को मैंने इधर रखा और इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट पे रख दिया, और अब मैं इसको फिक्स एंगल के थ्रू नीचे लेकर आना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं स्क्यू का यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि स्क्यू फिक्स एंगल के लॉन्ग नीचे लेकर आएगा इसको इस तरीके से। यहाँ पे अगेन मैं डिस्टोर्ट को अप्लाई कर देता हूँ और मैंने इसको यहाँ पे रखा, प्लेसमेंट हो गई। अब हम रैप के ज़रिए क्या होगा, रैप के ज़रिए हमारे पास ये हैंडल निकल आते हैं। इन हैंडल्स को अगर आप पकड़ के नीचे करते हो तो आपकी तस्वीर के अंदर बैंड होने लग जाता है। तो फॉर एग्जांपल इस बैंड को मैंने यहाँ पे रखा और इस बैंड को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। तो यहाँ पे आप देखिए हमारी तस्वीर में कर्व आ गया है नेचुरली। यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे रखा और इस बैंड को मैंने यहाँ पे रख दिया। तो इस तरीके से आप रैप का यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद जो फीचर्स हैं इसके, अभी राइट क्लिक कर रहा हूँ तो कोई हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ऑन हो रही। कंट्रोल टी दबाकर आप राइट क्लिक करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल टी दबाया, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। रोटेट से ये रोटेट हो जाएगा नॉर्मली, और फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये फ्लिप हो जाएगा, यानी एक साइड दूसरी साइड पे चली जाएगी। फ्लिप वर्टिकल पे करेंगे जो चीज़ नीचे थी वो ऊपर चली जाएगी, जो ऊपर थी वो नीचे आ जाएगी। तो इस तरीके से हम ट्रांसफॉर्मेशन का मुकम्मल इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। एडोब फोटोशॉप में सिलेक्शन के रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं और जितने भी तरीके हैं उन तमाम को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सिलेक्शन के लिए, बेसिक सिलेक्शन के लिए हमारे पास ये दो टूल आते हैं, रेक्टेंगुलर मार्की टूल एंड इलिप्टिकल मार्की टूल। इरेगुलर शेप्स के लिए लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल। अगर आपने पर्टिकुलर करना हो तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक वैन टूल। तो इन तमाम टूल्स को हम डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ऑटोमेटिकली अपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन बना सकते हैं, कैसे हम सिलेक्शन को मूव कर सकते हैं, कैसे हम सिलेक्शन को डिलीट या हाइड कर सकते हैं। सिलेक्शन हम बनाते इसलिए हैं कि उस पर्टिकुलर सिलेक्शन का आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। उस पर्टिकुलर सिलेक्शन के अगर आपने कोई एडिटिंग करनी हो लेकिन एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर, तो आप उसकी सिलेक्शन बना दो। सिलेक्शन बनाने के बाद जो आप एडिटिंग करोगे वो सिर्फ उसी के ऊपर होगी, बाकी किसी और के ऊपर वो एडिटिंग अप्लाई नहीं होगी। सबसे पहले शुरू करते हैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल से। यहाँ से मान लो मैंने लेफ़्ट क्लिक करके इसको ड्रैग किया तो ये पार्ट मेरी सिलेक्शन के अंदर बन गया। अब इसके ऊपर आप एडिटिंग अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं फ़िल्टर में गया, फ़िल्टर की गैलरी ओपन करता हूँ और यहाँ से मैंने इसके ऊपर कोई एक फ़िल्टर अप्लाई कर दिया, फॉर एग्जांपल ये वाला। ओके पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए वो जो एडिटिंग है वो सिर्फ उसी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हुई है और किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं है। सिलेक्शन को रिमूव करने के लिए आप सिंपल Ctrl+D प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन रिमूव हो जाएगी।
और जिस तरीके से ये रेक्टेंगुलर सिलेक्शन थी, इसी तरीके से हमारे पास इलिप्टिकल मार्की टूल है जिसके थ्रू आप इलिप्टिकल यानी सर्कुलर वे के अंदर सिलेक्शन बना सकते हो। तो इसके लिए आप सिंपल यहाँ पे इस तरीके से आप इसको प्लेस कर दें। अगर आप सिलेक्शन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हो, जैसे अभी मैंने सिलेक्शन बनाई, मैं लेफ़्ट क्लिक से हाथ उठाऊंगा तो वो सिलेक्शन फिक्स हो जाएगी, उस सिलेक्शन को बाद में आप मूव नहीं कर सकते। अगर आपने अब नई सिलेक्शन बनानी है तो आपको पहले वाली डी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, दोबारा एक नई सिलेक्शन बनानी पड़ेगी। बट अगर आप सिलेक्शन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं तो बगैर क्लिक छोड़े आप स्पेस को प्रेस करें। स्पेस को प्रेस करने के बाद जब आप मूव करेंगे तो वो सिलेक्शन उसी के साथ मूव होगी। अब यहाँ पे मैंने लेफ़्ट क्लिक से जैसे ही हाथ उठाया तो वो सिलेक्शन यहाँ पर फिक्स हो जाए। अब बात करते हैं लासो टूल। लासो टूल के ज़रिए आप एंकर पॉइंट्स के थ्रू सिलेक्शन बना सकते हो, यानी कोई इरेगुलर शेप है, जैसे इस गाड़ी को मुझे सिलेक्ट करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके जहाँ जहाँ मेरा माउस मूव होता जाएगा उसी पॉइंट के अक्रॉस सिलेक्शन बनती जाएगी। जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ पर जाकर मैं इसको लेफ़्ट क्लिक को उठाऊँगा तो वो पर्टिकुलर सिलेक्शन बन जाएगी। यहाँ से अगर मैं कंट्रोल C करूँ और एक नई टैब ओपन करूँ, उस टैब में अगर मैं कंट्रोल V करके स्पेस करता हूँ, देखिए वही गाड़ी यहाँ पर आगे जिस तरीके से मैंने सिलेक्शन बनाई थी उसी तरीके से वो गाड़ी की सिलेक्शन बन गई है। और सिलेक्शन को करने का तरीका मैं बता हूँ कंट्रोल+V। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीगोनल लासो टूल। तो आपने एक बार क्लिक करना है, जो जहाँ पर आप दूसरा क्लिक करेंगे वहाँ तक इसका जो पाथ होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दूसरा क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पाथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है। तीसरा क्लिक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर किया, चौथा क्लिक मैंने इस पॉइंट पे किया, पांचवा क्लिक मैंने इस पॉइंट पे किया। इस तरीके से आप अगर आपने एक्यूरेट सिलेक्शन बनानी हो उस पर्पज़ के लिए हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ से आपने शुरू किया होगा वहीं पर जब आप ख़त्म करोगे तो देखिए एक सिलेक्शन बन गई हमारे पास। इस तरीके से आप बिल्कुल एक्यूरेट सिलेक्शन बना सकते हैं पॉलीगॉन लासो टूल के थ्रू। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेट के जरिए मैंने एक बार यहाँ पर क्लिक किया, अब मैं इसको मूव करता जा रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, मैंने क्लिक नहीं किया हुआ, मैं खाली माउस को मूव कर रहा हूँ, वो वैसे वैसे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किए जा रहा है उस शेप को और आप बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से इसकी सिलेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप चाहें तो यहाँ पे कंट्रोल C करें, यानी इस तस्वीर को मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ट्री लगा देता हूँ और इधर आकर मैंने कंट्रोल V किया तो देखिए वही परिंदा इस साइड पे आ गया। अब आप इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल T ट्रांसफॉर्मेशन ऑन करें और फॉर एग्जांपल इसको मैं इस तरीके से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकता हूँ, जो कि है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर आपकी तस्वीर में कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, इन ऑब्जेक्ट्स की अगर आपने सिलेक्शन बनानी हो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू लेफ़्ट क्लिक करके आप ड्रैग करें। ये मैंने एक रेक्टेंगल उस ऑब्जेक्ट के अराउंड बनाया, तो जैसे ही आप लेफ़्ट क्लिक को छोड़ेंगे तो उस रेक्टेंगल के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा वो खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा, आपको सिलेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं क्विक सिलेक्शन टूल। नाम से ज़ाहिर है कि क्विकली सिलेक्ट करने के यूज़ में आता है। तो इसमें जो बड़ी ब्रैकेट है इसको प्रेस करके आप इसका जो मुंह है उसको बड़ा कर सकते हैं और छोटी वाली ब्रैकेट के ज़रिए आप इसका मुंह छोटा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं इस तस्वीर के ऊपर अप्लाई करता हूँ। यहाँ पर देखिए जो कलर इसमें देखिए तो एक सर्कल है और एक प्लस का साइन है, तो जो कलर प्लस के नीचे आएगा ना वो वाला कलर इस सर्कल में इसको जहाँ पर भी नज़र आएगा उसकी सिलेक्शन बन जाएगी। तो प्लस के नीचे भी ब्लैक कलर है, इस सर्कल में इसको जहाँ पे भी ये कलर मिल रहा है उसकी सिलेक्शन बना रहे हैं, देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से आप एक पर्टिकुलर एक अच्छी सी सिलेक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसकी सिलेक्शन बना दी। इसमें एक और फ़ायदा है, देखिए सिलेक्शन तो हमारी बन गई, लेकिन इसने यहाँ से थोड़ी सी सिलेक्शन बाहर को निकाल लिया, यहाँ से सिलेक्शन बाहर को निकाल लिया और यहाँ से सिलेक्शन बाहर को निकाल लिया और यहाँ से भी इसने सिलेक्शन ले लिया। तो अगर आपने बिल्कुल एक्यूरेट सिलेक्शन करनी हो तो वहाँ पर आप पर्टिकुलर एरिया के ऊपर आप जूम कर लें जहाँ पर इसने सिलेक्शन बाहर निकाल लिया और यहाँ से दोबारा क्विक सिलेक्शन टूल के ऊपर आकर अल्ट दबाकर अगर आप करेंगे तो वो सिलेक्शन को माइनस करेगा। तो यहाँ पे देखिए वो आप सिलेक्शन को माइनस कर रहा है, एक्स्ट्रा सिलेक्शन जो थी उसको रिमूव कर रहा है। तो यहाँ पे इस सिलेक्शन को मैंने इधर से डिलीट कर दिया, इधर से मैंने इस सिलेक्शन को डिलीट कर दिया। तो इस पॉइंट से मुझे सिलेक्शन नहीं चाहिए थी बट उसने की है, तो मैं यहाँ पे दोबारा क्विक सिलेक्शन टूल के ऊपर आऊँगा, अल्ट दबा के थोड़ा सा मैं मुँह छोटा कर लेता हूँ और अल्ट दबा के इसको यहाँ से मैं देखिए यहाँ से मैंने अब सिलेक्शन को रिमूव कर दिया।
इन पॉइंट से, और यहाँ से भी मैं सिलेक्शन को रिमूव कर लेता हूँ, इस पर भी मैं सिलेक्शन को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें फुल एक्यूरेट तरीके से हमारी सिलेक्शन रेडी हो चुकी है। यहाँ से आप कंट्रोल सी करें और फॉर एग्जांपल यहाँ पर आके मैं कंट्रोल वी करता हूँ तो वही एलिमेंट हमारा यहाँ पर आ गया, और इसको अब आपने जो एडिटिंग करनी हो वो पर्टिकुलर एडिटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमने खुद ब खुद सिलेक्शन बनानी हो, यानी एडोब फोटोशॉप खुद आइडेंटिफाई करे कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट था और उसकी सिलेक्शन बनाए, तो आप क्या करें, सिलेक्ट में जाएं और सब्जेक्ट पे क्लिक करें। तो उसको उस तस्वीर के अंदर जहाँ पर भी कोई सब्जेक्ट नज़र आएगा वो उसकी ऑटोमेटिकली सिलेक्शन बना देगा। तो उसको इस तस्वीर में देखिए, यह यहाँ पे सब्जेक्ट नज़र आया, इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्शन बना दी। अब बात करते हैं यहाँ पे मैजिक वैन टूल की। मैजिक वैन टूल के थ्रू जब आप क्लिक करते हो अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो जिस कलर के ऊपर आप क्लिक करते हो वो कलर उसको जहाँ पर भी नज़र आ रहा होता है उस तमाम की वो सिलेक्शन बना लेता है। यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स हैं जैसा कि टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि उस कलर से कितना डिफरेंट कलर हो तो ये उसको टॉलरेट करके उसकी सिलेक्शन बना लेगा। जैसे अभी टॉलरेंस 35 है, तो जिस कलर के ऊपर मैं आकर क्लिक कर रहा हूँ उस कलर से 35% डिफरेंट कलर होगा तो उसकी सिलेक्शन ये बना लेगा। जैसे अभी यहाँ पे मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया तो इससे कितना डिफरेंट कलर हो, 35% डिफरेंट कलर अगर है उसकी सिलेक्शन ये ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। तो ये था ऑल अबाउट सिलेक्शन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम उन तमाम तरीक़ों पर बात करेंगे जिनके थ्रू एडोब फोटोशॉप में हम बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला और बेसिक तरीका है, आप सिलेक्ट में जाएँ और सब्जेक्ट पर क्लिक करें, जिसके थ्रू आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये सिलेक्ट हो गया। उसके सिलेक्ट होने के बाद आप सिंपल कंट्रोल जे प्रेस करें। कंट्रोल जे से हमें पता है कि लेयर्स के अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है, उसकी कॉपी निकल आती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी एक कॉपी निकल कर आ गई है। अब आप उसी नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें। यस, तो यहाँ पे देखिए इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। दूसरा तरीका ये है, आप यहाँ पे आएँ विंडो में और प्रॉपर्टीज़ का पैनल ओपन कर लें। यहाँ पे जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे मूव करेंगे ना तो यहाँ पे एक बटन ऑप्शन आ रहा है रिमूव बैकग्राउंड। अपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट होनी चाहिए तभी ये ऑप्शन आएगा। बैकग्राउंड लेयर है जिसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहे हैं। यहाँ से आप सिंपली रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिकली ये आपके उस तस्वीर का में जो ऑब्जेक्ट होगा उसको मेंटेन रखेगा और उसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। तीसरा तरीका ये होता है, यहाँ से आप आएँ क्विक सिलेक्शन टूल में और अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन बनाएं इसकी। जैसे मैंने यहाँ पे इसकी सिलेक्शन बनाई। सिलेक्शन बनाने के बाद आप कंट्रोल प्लस जे प्रेस करें, जिससे हमें पता है कि ऑब्जेक्ट की कॉपी आ जाती है। नीचे वाले को आप सिलेक्ट करके डिलीट कर दें तो यहाँ पर देखिए इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। चौथा तरीका ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ और वो है थ्रू मास्किंग। इसमें ये होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसके ऊपर मास्क अप्लाई कर लें। मास्क अगर फुल्ली वाइट है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट का जो बैकग्राउंड है या जो ऑब्जेक्ट है वो अच्छे से फुल नज़र आ रहा है। बट अगर ये मास्क का कलर ब्लैक होने लग जाता है तो उसका मतलब है जहाँ जहाँ से वो ब्लैक होगा वहाँ से उसके पिक्सेल्स डिलीट हो रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ पे इसको मैं इस ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है वो डिलीट होता जा रहा है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हम किस तरीके से बैकग्राउंड को डिलीट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम क्लोनिंग के रिलेटेड तमाम कंसेप्ट्स और क्लोन हम किस तरीके से एडोब फोटोशॉप में बना सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट का, वो हम सीखेंगे। क्लोन बनाने के लिए हमारे पास बेसिकली दो टूल्स इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला है ये क्लोन स्टेम टूल। इसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे है क्लोन स्टेम टूल। इसके ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपके सामने एक ब्रश विजिबल है। इस ब्रश को बड़ा करने के लिए आप अल्ट राइट क्लिक और राइट साइड पे मूव करेंगे तो इस ब्रश का जो मुंह है वो बड़ा होगा, और लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो इसका ब्रश का साइज़ कम होगा। और इसके अंदर अगर आप गौर करें तो अभी सॉफ्टनेस है। सॉफ्टनेस और हार्डनेस का कंसेप्ट इंशाल्लाह मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन इसको हार्डनेस की तरफ लेकर आने के लिए आप इसको नीचे की तरफ मूव करेंगे तो इसकी हार्डनेस बढ़ेगी,
और आप इसको अल्ट और राइट क्लिक दबा के और ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो इसकी सॉफ्टनेस बढ़ेगी। तो हार्डनेस और सॉफ्टनेस भी आप बढ़ा सकते हैं, और राइट क्लिक करके राइट साइड पे मूव करके आप इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं और साइज़ को कम भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं हार्डनेस को 100% करता हूँ और क्लोन स्टैम्प टूल पे आता हूँ। आप अल्ट दबाकर जब अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का क्लोन इस ब्रश के अंदर आ जाएगा। तो अभी आप देखें तो इस ब्रश के अंदर उस ऑब्जेक्ट का क्लोन आ रहा है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ड्रा करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए एक प्लस का साइन आ गया उस पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर। जहाँ जहाँ पे वो प्लस का साइन मूव होगा वहीं वहीं पर उस पर्टिकुलर जगह का क्लोन जहाँ पर आपका ब्रश होगा वहाँ पर पेस्ट होने लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये इस तरह का एग्जैक्ट एक क्लोन मैं यहाँ पे ड्रा कर पा रहा हूँ। ये एक क्लोन मैंने बना दिया इस तरीके से इस साइड पे। अगर आप गौर करें ये जो जगह है यहाँ पे ये चीज़ फेड लग रही है कि ये अलग है और ये अलग है। तो आप इस चीज़ को हैंडल करने के लिए यहाँ से हिस्ट्री ब्रश टूल में आइए। हिस्ट्री ब्रश टूल का काम ये होता है कि जो भी काम आपने ब्रश के थ्रू किया होगा उसको वो वापस हिस्ट्री में भेज देगा जैसे वो ओरिजिनल था। तो यहाँ से मैं करता हूँ जिससे यहाँ पे जो उस ब्रश का इफेक्ट आया होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने इस इफेक्ट को रिमूव किया जितना नेसेसरी था रिमूव करना, और उसके बाद जितना भी इफेक्ट मेरा यहाँ पे रहता है उसको मैं रहने दूंगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप एग्जैक्ट क्लोन बना सकते हो किसी भी चीज़ का। ठीक है, अब अगर मुझे दोबारा इस चीज़ का क्लोन बनाना हुआ, दोबारा मैं अल्ट को दबाऊंगा, यहाँ पर एक बार लेफ्ट क्लिक करूंगा एंड अगेन मैं यहाँ पर एक क्लोन ड्रा कर सकता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरी फेस की जो साइड है वो राइट साइड की तरफ है। अगर मैं क्लोन इस तरीके से बनाना चाहता हूँ कि वो उस फेस का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड के ऊपर, यानी मैं ऑपोजिट क्लोन बनाना चाहता हूँ, तो आप क्या करें, विंडो में जाएं और एक पैनल है क्लोन के नाम से, क्लोन सोर्स, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे क्लोन सोर्स के रिलेटेड प्रॉपर्टीज ओपन हो गई हैं। यहाँ पे जो ये वाला बटन है आप इसको दबाकर ऑन कर दें, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अब जब आप क्लोन लेंगे अपने ऑब्जेक्ट का, यहाँ से मैं इसका क्लोन लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए तो वही वाला क्लोन आ रहा है जो मैंने पीछे लिया हुआ था। तो अल्ट दबा के मुझे चूंकि इसका क्लोन लेना है इस सब्जेक्ट का, तो मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करूंगा तो अब देखिए इसका क्लोन आ गया, बट इसका फेस उस साइड पे था और जो मेरा क्लोन वाला ऑब्जेक्ट है उसका फेस इस साइड के ऊपर है। तो मैं किसी दूसरी तस्वीर में जाकर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को पेंट करता हूँ तो देखिए इस तरीके से मैं किसी दूसरी तस्वीर से वो इफेक्ट लाकर पेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे भी इस चीज़ को मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये पेंट करना स्टार्ट किया, तरीके से आप क्लोन का यूज़ कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो विंडो, यहाँ से आप इसको मैं बंद कर देता हूँ। विड्थ को चाहो तो कम कर सकते हो। अभी अगर ये लिंक ऑन है तो आप एक की विड्थ एक साइड, यानी सिर्फ मैं हाइट को कम करना चाहता हूँ तो विड्थ भी साथ ही कम होगी, बट मैं चाहता हूँ कि हाइट इतनी ही रहे लेकिन जो विड्थ है उसको सिर्फ मैं कम करना चाहता हूँ। तो पहले तो आप इस यहाँ पे क्लिक करके इस लिंक को ऑफ करो। लिंक को ऑफ करने के बाद मान लो मैंने विड्थ को कर दिया 50%। अब क्या होगा, अल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे देखिए, हालांकि आप देखिए हाथी की जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है, बट जो हमारा क्लोन बना है उसकी विड्थ उसके 50% है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप हाइट को भी कम कर सकते हैं, जिससे इसकी जो हाइट है, अगर आप हाइट 50% करते हैं तो एक्चुअल हाथी की जो हाइट वो यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, तो जो आप क्लोन बनाएंगे उस हाथी की विड्थ यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। तो हम बात करते हैं एक और भी तरीका है क्लोन बनाने का। इधर अगर आप आते हो हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल पे क्लिक करो। इसका भी सारा वही प्रोसीजर है। अल्ट दबाकर अपने उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करो और ये दोबारा से क्लोन बनाता हूँ। अल्ट दबा के मैंने इसके ऊपर एक बार क्लिक किया, अब यहाँ पे देखिए, बट ये जो क्लोन बनाएगा उस क्लोन के अंदर प्रॉब्लम ये होगी, आप यहाँ पे देखिए तो लाइट्स बहुत आ रही हैं, कलर्स की फेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जबकि जो मैंने क्लोन स्टैम्प टूल से बनाया था उसमें ये कलर्स की फेडिंग नहीं थी, एग्जैक्ट कलर्स आ रहे थे। लेकिन अगर आप हीलिंग ब्रश टूल से क्लोन बनाते हैं तो उसमें एक कलर्स की फेडिंग हमें देखने को मिलती है, कलर्स थोड़े चेंज नज़र आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्लोन स्टैम्प टूल का यूज़ करते हुए और हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ करते हुए अपने किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का ईजिली क्लोन बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की इस वीडियो में हमने टाइपिंग के रिलेटेड तमाम हैक्स और टाइपिंग के तमाम टूल्स भी अच्छे से हमने समझने हैं। तो सबसे पहले आता है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। देखिए कर्सर आ रहा है, जहाँ पर आप इस कर्सर को रख कर लेफ्ट क्लिक करेंगे आपकी टाइपिंग वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मुनव्वर अब्बास। अभी ये ब्लू कलर में टाइप इसलिए हो रहा है क्योंकि फिल कलर ब्लू कलर का है। अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके इस सारे को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसका कलर चाहे आप यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर दें, चाहे आप यहाँ पे डबल क्लिक करके चेंज कर दें, तो जौन सा कलर भी आप इसको देंगे उसी कलर का ये टेक्स्ट हो जाएगा। टेक्स्ट को एडिट करने के बाद यहाँ टिक पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये भी ग्रीन कलर का टेक्स्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहूँ तो इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ से अगेन। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसका कलर ब्लू ही रखा
और बाकी आप इसका साइज़ यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं, यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके आप राइट साइड पे मूव करेंगे तब भी टेक्स्ट चेंज होगा, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करके व्हील को ऊपर मूव करेंगे माउस के व्हील को तब भी ये टेक्स्ट बड़ा या छोटा होगा। या फिर आप यहाँ से इस एरो पे क्लिक करके यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी साइज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो उससे भी इस चीज़ पे इफ़ेक्ट आता है टेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पे फ़ॉन्ट की शेप है, अगर आप जैसे बोल्ड करना चाहते हो अपने टेक्स्ट को तो बोल्ड पे क्लिक करो, थोड़ा गहरा टेक्स्ट हो जाएगा। इटैलिक में टेक्स्ट थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, और रेगुलर में जैसे नॉर्मल टेक्स्ट होता है वैसे ही रहता है। और बोल्ड इटैलिक में यानी बोल्ड भी हो जाएगा और इटैलिक भी हो जाएगा। तो ये सारे अब फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं, इनमें से जौन सा स्टाइल आपको सही लग रहा है आप उस स्टाइल के ऊपर आकर सिंपल लेफ़्ट क्लिक करें, वो स्टाइल आपके उस टेक्स्ट के ऊपर आकर अप्लाई हो जाएगा, वो फ़ॉन्ट स्टाइल आपके टेक्स्ट के ऊपर आकर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप टिक पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे देखिए वो टेक्स्ट आ गया। इसके बाद आता है हमारे पास वर्टिकल टाइप टूल। जैसे इसने हॉरिजॉन्टल लिखा था, यहाँ पे ये क्या होगा वर्टिकल लिखेगा। आपने जिस जगह से लिखना स्टार्ट करना हो उस जगह पर आकर वन टाइम आप क्लिक कर दें और आप लिखना स्टार्ट कर दें ट्री। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ लिखी गई है। अब यहाँ पे इसको मैं टिक कर देता हूँ। अब आप इसको पकड़ कर नीचे लेकर आना चाहते हैं तो आप सिंपल मूव टूल के ऊपर आ जाएं, और मूव टूल के ज़रिए आप अपने टेक्स्ट को पकड़ कर एक जगह से दूसरी जगह भी कर सकते हैं। और Ctrl+T दबा के आप इसकी भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑन कर सकते हैं, जिससे आप इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ट्रांसफॉर्मेशन की, रोटेट, स्क्यू, स्केल, वो सारी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, तो अब एक ट्रिक मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। उस ट्रिक में ये है कि आप टेक्स्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे लिख सकते हैं। जैसे अगर अभी मैं नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहा था तो वो इसके आगे फ्रंट के ऊपर लिखा जा रहा था, बट मैं ये चाहता हूँ कि ये चिड़िया है, चिड़िया टेक्स्ट के आगे हो और हमारा टेक्स्ट इधर विजिबल हो। तो वो करने के लिए आप सिंपल क्या करें, सिलेक्ट में जाकर सब्जेक्ट पे क्लिक करके आपकी उस तस्वीर में जो सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ से मैंने इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, और विंडो में जाकर आप लेयर पैनल को ओपन कर लें। इस सब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से Ctrl+J दबाकर आप इस लेयर की एक कॉपी ले लें और विंडो में जाके लेयर्स पैनल को आप ओपन करें। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक बैकग्राउंड भी आ गया और एक उसकी कॉपी भी आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट लिखता हूँ। टेक्स्ट लिखने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल मुनव्वर्स बर्ड। ये टेक्स्ट मैंने लिखा है। अब इस टेक्स्ट को मैं चाहता हूँ कि ये इसके पीछे भी आए और फ्रंट के ऊपर भी शो हो। तो यहाँ से टाइप टूल के ज़रिए मैंने इसको पकड़ के इधर रख दिया। बट अभी ये चीज़ ऐसे हो रही है कि इस चिड़िया के फ्रंट के ऊपर है। तो यहाँ लेयर्स में हमें पता है कि मैं लेयर में उठा के इसके इधर इसके नीचे कर देता हूँ, यानी इस लेयर को पकड़ के इस तरीके से। अब देखिए आपका जो टेक्स्ट था वो ऐसा फील हो रहा है जैसे इस तस्वीर के नीचे आ रहा है। देखिए यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को एडिट कर रहा हूँ तो वो इसी चिड़िया के नीचे ही रह रहा है, बट हमारे बैकग्राउंड में वो चीज़ नहीं आ रही। तो इस तरीके से आप इस टेक्स्ट की एडिटिंग भी कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है। आप किसी भी तस्वीर के पीछे अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, उसका साइज़ वगैरह बड़ा कर दें इस तरीके से, तो वो ज़्यादा बेहतरीन लगता है। तो अभी मैं इस टेक्स्ट का साइज़ अगर बड़ा करता हूँ ज़्यादा, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ से इंक्रीज़ करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इतना। यहाँ से मैंने टिक पे क्लिक किया और अब आप देखिए मैं अगर इसको यहाँ पे रखता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये एक एडिटिंग ट्रिक थी जो मैं सिखाना चाहता था। अभी मैं इसको इन दोनों को सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल की। हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल में क्या होता है, ये मास्क बनाता है आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर। उस मास्क को अगर आप कॉपी करते हो तो उसके नीचे जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी अलोंग उसके कॉपी हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लेफ़्ट क्लिक किया और यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ। इसको एक बार मैं बंद करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिखा, मुनव्वर टेक। वर्स, ये एक टेक्स्ट लिखा है मैंने। इसको आपने एडजस्ट करना तो वो आप एडजस्ट कर दें। जब ये चीज़ें एडजस्ट हो जाएं उसके बाद आप यहाँ पर टिक पे क्लिक करें। अब ये देखिए ये जो टेक्स्ट बना है हमारे पास, अब ये सिलेक्शन वाले पॉइंट का बना है।
आप सिंपल यहाँ से अगर Ctrl+C दबाकर इसको कॉपी करते हैं और एक नए पैनल को ओपन करते हैं, यहाँ से मैं एक नए पैनल को ओपन करता हूँ और उसके अंदर सो फॉर एग्जांपल मैंने फ़ोटो साइज़ का दिया डिफ़ॉल्ट फ़ोटो साइज़ और क्रिएट पे क्लिक किया। यहाँ पे अगर आप मैं Ctrl+V करके उसी टेक्स्ट को पेस्ट करूँ तो आप यहाँ पे गौर करें कि वो जो पर्टिकुलर टेक्स्ट था, मैं Ctrl+T करके इसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑन करता हूँ और इसका साइज़ यहाँ से छोटा कर लेता हूँ। अब देखिए वो जो पर्टिकुलर टेक्स्ट था उसका जो बैकग्राउंड है वो कोई पर्टिकुलर कलर नहीं आया, बल्कि यहाँ पे मास्किंग के अंदर जब मैंने मास्क के थ्रू वो टेक्स्ट बनाया तो उसके नीचे जो तस्वीर आ रही थी, जो कलर आ रहा था, उसने उसी को कॉपी किया और फिर हम उसको किसी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर W कहाँ पर आ रहा था, W यहाँ पर आ रहा था तो इसने उसी नीचे वाले ऑब्जेक्ट के कलर को पिक किया। इस तरीके से आप इस तरीके आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं। जैसे ये हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल का मैंने यूज़ किया, इसी तरीके से आप अच्छा अब ये चूंकि एक सिलेक्शन है तो सिलेक्शन को रिमूव करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+D, तो सिलेक्शन रिमूव हो जाती है। इसी तरीके से हमारे पास है वर्टिकल टाइप मास्क टूल। वर्टिकल टाइप मास्क टूल में आप सिलेक्शन बनाते हो लेकिन वो वर्टिकल होती है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे जो सिलेक्शन बनेगी वो वर्टिकल सिलेक्शन होगी। जैसे यहाँ पे मैंने मुनव्वर लिखा तो अगर मैं यहाँ पे अब इसको टिक पे क्लिक करके कॉपी करूँगा तो वो वर्टिकल में कॉपी होगा, ठीक है। तो ये सारे थे हमारे पास तरीके सिलेक्शन बनाने के टाइप टूल के थ्रू, और टाइप टूल को हमने मुकम्मल सीखने की कोशिश की। तो आई होप आपको वीडियो की समझ आ गई हो कि वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम ब्रश टूल को मुकम्मल समझेंगे। ब्रश टूल के जितने भी शॉर्टकट्स हैं, किस तरीके से हम खुद से मैनुअली ब्रश बना सकते हैं, हार्डनेस क्या होती है, सॉफ्टनेस क्या होती है, ब्रश को मैनिपुलेट किस तरीके से करते हैं, सारा कुछ इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ब्रश टूल में सबसे पहले आपने ब्रश टूल पे क्लिक करना और लेफ्ट क्लिक करके जब आप इसको मूव करेंगे तो यहाँ पे जो भी कलर फिल कलर के अंदर होगा वो इधर पेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ब्रश का साइज छोटा करने के लिए आप इस एरो पे क्लिक करें और यहाँ से साइज को आप मिनिमाइज कर दें। तो यहाँ पे देखिए ब्रश का साइज छोटा हो चुका है। अगेन साइज को इंक्रीज करने के लिए यहाँ से आप इसका मुंह थोड़ा सा बढ़ा दें तो ब्रश का साइज इंक्रीज हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की भी है अल्ट राइट क्लिक करके आप राइट साइड पे बढ़ाएंगे तो ब्रश का मुंह बड़ा होगा, लेफ्ट साइड पे बढ़ाएंगे तो ब्रश का साइज कम होगा। और अब लेफ्ट क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे पेंट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारा ब्रश टूल पेंट कर रहा है। लेकिन मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे आ रहा है, मैं ऊपर लेकर जा रहा हूँ, वो ऊपर जा रहा है। तो अगर आप शिफ्ट दबा देते हैं तो ब्रश टूल बिल्कुल स्ट्रेट, अब देखिए ब्रश का मुंह नीचे आ रहा है लेकिन फिर भी स्ट्रेट पेंट कर रहा है। अब ब्रश को अपनी तरफ से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, इस एंगल के थ्रू आप सेट कर सकते हैं। तो जिस डायरेक्शन में आप इसको रखना चाहते हैं वहाँ पे इस एरो को सेट कर दें और इसकी थिकनेस को कंट्रोल करने के लिए इस पॉइंट से पकड़कर आप इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दे इस तरीके से। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने इस तरीके से इसको फोल्ड किया। अब यहाँ पे देखिए हमारे ब्रश का जो मुंह था वो भी उसी तरीके से मैनिपुलेट हो चुका है। तो यहाँ से अब आप इसको चेंज कर सकते हैं या यहाँ से आप इसको अब ड्रा कर सकते हैं, जैसे जो भी चीज़ आप ड्रा करना चाहें। यानी अगर आपने टाइपोग्राफी करनी हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। दोबारा से इसको सही करने के लिए यहाँ से आप इसको अगेन सेट कर दें, यानी इसकी थिकनेस को अगेन सेट कर दें। यहाँ पे आता है एक कंसेप्ट हार्डनेस और सॉफ्टनेस का। अगर अभी देखो ये चीज़ हार्डनेस के अंदर ड्रा हो रही है तो इसके जो एजेस हैं ना वो फुल्ली शार्प हैं, लेकिन अगर आप इसको सॉफ्टनेस के ऊपर लगा देते हो यानी हार्डनेस को 0% कर देते हो तो इसके एजेस फुल्ली शार्प नहीं होंगे, बल्कि जिस तरीके से ये एंड हो रहा होगा वो आहिस्ता आहिस्ता फेडिंग की तरफ जा रहा होगा। तो इन दोनों में डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगेन आप अगर ओपेसिटी, अब यहाँ पे आते हैं ओपेसिटी के ऊपर, आप यहाँ पे ओपेसिटी अगर 100% रखेंगे तो जिसके ऊपर आप ये ड्रा कर रहे हैं ना तो वो चीज़ यहाँ पे जैसे मैंने इसके ऊपर ड्रा किया तो ब्रश के नीचे वाला ऑब्जेक्ट हमें नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ओपेसिटी को अगर आप कम कर देते हो, ओपेसिटी को फॉर एग्जांपल कर दिया 50%, 47%, 38%, तो यहाँ पे देखिए जब मैं एक बार पेंट कर रहा हूँ तो वो उसके नीचे का जो ऑब्जेक्ट है वो हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है, अगर एक के ऊपर ही मैं मल्टीपल टाइम पेस्ट कर रहा हूँ तो वो सिर्फ एक ही लेयर बना रहा है, लेकिन मैंने क्लिक छोड़ा, दोबारा क्लिक किया तो अब उसके ऊपर दूसरी लेयर बनाकर पेंट करेगा। यहाँ पे देखिए अब ये दूसरी लेयर बनाएगा, देखिए ये अब इसके ऊपर दूसरी लेयर बना रहा है। अब बात करते हैं मोड के बारे में। अगर आप यहाँ पर प्लस पे क्लिक करें और अब यहाँ पे अगर मुझे ये फिल कलर इस ट्रांसपेरेंट लेयर के ऊपर लेकर आना हो तो उसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस बैक स्पेस। और यहाँ पे नॉर्मल की बजाय आप कोई भी यहाँ पे इफेक्ट लगाते हैं, कोई भी ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करते हैं तो जौन सा शेड आपको
अपने सब्जेक्ट जैसा कि इस चिड़िया के ऊपर आपको सही लग रहा है आप उसको पहले चूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल मुझे चिड़िया के ऊपर ये वाला शेड सही लग रहा है, तो यहाँ पे ये देखें कि ट्रांसपेरेंसी में ये शेड कहाँ पर आ रहा है, सॉफ्ट लाइट के ऊपर आ रहा है। तो अब आप इसको डिलीट करें। ब्रश हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ से मैंने ब्रश को सिलेक्ट किया और यहाँ से मोड लगा दे वही सॉफ्ट लाइट वाला। तो अब जहाँ जहाँ पर आप इस ब्रश को लेकर जाएंगे वहाँ पर वो सॉफ्ट लाइट वाला इफेक्ट आएगा, ना कि फुल ग्रीन वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप जस्ट ब्रश की हद तक भी ट्रांसपेरेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करते हैं हम मैनुअली कोई ब्रश बनाना चाहते हैं, ये आप इंटरनेट से डाउनलोड करके कैसे ब्रश बना सकते हैं, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप गूगल क्रोम को ओपन करें और यहाँ पर एक वेबसाइट को सर्च करें जिसका नाम है ब्रशीज़। वेबसाइट को ओपन करूँगा, जोन सा ब्रश अच्छा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सर्च करना है तो सर्च कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ एनिमल्स, इसको सर्च करें। कौन सा ब्रश आपको सही लग रहा है आप उस ब्रश को यहाँ से डाउनलोड कर लें। ये जो प्रीमियम वाले हैं इनको आप पैसे दिए बगैर नहीं डाउनलोड कर सकते, लेकिन ये जो फ्री वाले हैं इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इनमें से जौन सा भी ब्रश आपको डाउनलोड करना हो आप सिंपल उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करें, फ्री डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लें। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव कर लिया, हमारी फाइल सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, आपने वो लोकेशन ओपन करनी है। तो ये वो ब्रश डाउनलोड हो चुका है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, आप WinRAR के ऊपर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल्स पर क्लिक करके ओके पे क्लिक करके आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। देखिए ये हमारा फोल्डर बन गया। अब आप इस फोल्डर को ओपन करें, यहाँ पे देखिए एक macOS है और एक ये है, तो आपने इसको ओपन करना है और यहाँ पे देखिए एनिमल ब्रशेस। आपने सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फोटोशॉप के अंदर ऑन हो जाएगा। अब ये चीज़ फोटोशॉप के अंदर ऑटोमेटिकली ऑन हो गई। अब आपने इस एरो पे क्लिक करना है, इसको नीचे लेकर आना है। जिसको आपने यूज़ करना हो, फॉर एग्जांपल इसको मैंने यूज़ करना है तो इस पर सिंपल आप क्लिक करें और यहाँ पे आप इसको अगेन उन्हीं सारे तरीक़ों से जो फंडे हमने पीछे पढ़े हैं यहाँ पे अब आप अपनी मर्ज़ी का ब्रश बना सकते हैं। जौन सा फिल कलर होगा वो फिल कलर ऑटोमेटिकली यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का ब्रश डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट ब्रशेस। आई होप आप सबको समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की इस वीडियो में हमने पेन टूल को मुकम्मल सीखना है। पेन टूल के थ्रू आप पाथ कैसे बना सकते हो, शेप्स कैसे बना सकते हो और शेप टूल को यूज़ करते हुए आप कैसे अलग अलग शेप्स और पाथ क्रिएट कर सकते हो। पेन टूल के ऊपर जब आप आते हो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है पाथ और शेप का। अगर आप शेप डिज़ाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे शेप सिलेक्ट करें। अब जैसे पेन और अस्टेरिक का साइन सामने आ रहा है, यहाँ पे आप एक बार लेफ्ट क्लिक करें और जो भी शेप आप बनाना चाहें, मैंने यहाँ पे एक बार लेफ्ट क्लिक किया। दूसरी जगह जहाँ पे मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा वहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। फिर जहाँ पे मैं तीसरी जगह जहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूँगा वहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी और जहाँ से मैंने शुरू किया होगा वहीं पे जाके जब मैं क्लिक करूँगा तो हमारा ये पाथ कंप्लीट हो जाएगा और एक शेप बन जाएगी। इसके अंदर अभी जो कलर आ रहा है वो फिल कलर है जो यहाँ पर आ रहा है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, कलर आप इसको देना चाहें आप इस शेप को वो कलर दे सकते हैं। स्ट्रोक कहते हैं हम आउटलाइन के कलर को, बाउंड्री के कलर को। अभी स्ट्रोक यहाँ पे बंद है, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल ब्लू कलर का स्ट्रोक इसको दे दिया, ब्लैक कलर का। स्ट्रोक की वैल्यू भी 0 पिक्सल। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रोक की वैल्यू बढ़ाऊँगा तो वो एंटर प्रेस करूँगा तो वो पर्टिकुलर वैल्यू भी आ जाएगी अगली बार में। यहाँ पे अगर अभी मैं जूम करके देखूँ तो एक पर्टिकुलर स्ट्रोक की वैल्यू भी आ चुकी है, आउटलाइन आ चुकी है थोड़ी सी ब्लैक कलर की। टूल के थ्रू आप कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने ये शेप क्रिएट की। अगर आउटलाइन को आप मानो डैशेज लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये देखिए ये मैं भी एक शेप क्रिएट कर रहा हूँ। अब शेप को क्रिएट करने के बाद अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन इस टूल पर राइट क्लिक करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर क्लिक करते हैं तो आप अपनी शेप के किसी भी एक पॉइंट पे एक बार क्लिक करके डायरेक्टली उसको चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक बार क्लिक किया, इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सेलेक्ट कर दिया, तो आप डायरेक्टली सिलेक्ट करके इसको एडिट कर सकते हैं। एंड सेकंड, आप दोबारा पेन टूल को अगर उसके ऊपर लेकर आते हैं, इसकी आउटलाइन के ऊपर लेकर आते हैं, तो पहले देखिए स्टेरिक का साइन था, अब प्लस का साइन बन गया। अब आप एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एंकर पॉइंट लग जाएगा। आप इसको भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्लिक किया और मैं इसको अपनी मर्जी के मुताबिक एडिट कर सकता हूँ। अब ये जो कर्व आ रहा है, इस कर्व को रिमूव करने के लिए आप पेन टूल के कन्वर्ट पॉइंट टूल को यूज कर सकते हैं। कन्वर्ट पॉइंट टूल के ऊपर आकर आप क्लिक करेंगे तो ये जो कर्व बनता है पेन टूल से वो रिमूव हो जाता है। अभी हम बात करते हैं पाथ के बारे में। शेप और पाथ में जस्ट यही डिफरेंस होता है। पाथ के थ्रू आप सिलेक्शन बनाते हो और शेप के थ्रू आप कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे पाथ लगाता हूँ तो पाथ का ये काम होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक बार क्लिक किया, हम पिछली वीडियोस के अंदर सिलेक्शन बनाना सीख चुके हैं, तो ये काम वही सिलेक्शन वाला करता है, बट इसमें और सिलेक्शन में एक छोटा सा फ़र्क है। उसको समझाने से पहले मैं पाथ को क्रिएट करता हूँ। अभी एक पाथ क्रिएट हो गया। आप विंडो में जाके पाथ वाले पैनल पे क्लिक करके देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वर्क पाथ के नाम से एक पाथ क्रिएट हुआ पड़ा है।
आप इसका नाम चेंज करने के लिए इसके ऊपर डबल क्लिक करें, आप इसका कोई भी नाम दे दें, ओके पे क्लिक करेंगे तो वो कोई भी नाम आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने जब दोबारा क्लिक किया ना तो ये पाथ रिमूव हो गया एक किस्म का। अभी मैं एक और पाथ क्रिएट करता हूँ, ये एक और पाथ बन गया, ठीक है। अब इसका मैं नाम नहीं चेंज कर रहा। अब अगर मैंने इसका नाम नहीं चेंज किया तो फिर मैं अगर कोई और पाथ बनाता हूँ तो अगर मैंने नाम ना चेंज किया हो पिछले पाथ का तो जो मैं न्यू पाथ बनाऊंगा वो न्यू पाथ पिछले पाथ को रिप्लेस कर देगा। बट अगर मैं नाम चेंज कर लेता हूँ तो वो पाथ सेव पड़ा रहता है। अभी जिसका मैंने नाम चेंज किया था पाथ का फ़ायदा क्या होता है, उसके ऊपर एक बार मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा तो देखिए वो पाथ वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। आप सिंपल कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो वो पाथ सिलेक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सिलेक्शन के जितने ऑपरेशन हमने पिछली वीडियोस में देखे हैं वो तमाम अब आप इस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर कर सकते हैं। जैसा कि कंट्रोल सी करके मैंने यहाँ से कॉपी किया, किसी नेक्स्ट टैब में जाके मैं यहाँ से कंट्रोल वी करके अगर इसको पेस्ट करता हूँ तो एग्जैक्ट वही पार्ट आकर इधर पेस्ट हो गया। जितनी भी एडिटिंग वगैरह हो अब वो आप इसी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम सिलेक्शन को डी सिलेक्ट कर देते हैं कंट्रोल प्लस डी करके फिर भी परेशान होने वाली बात नहीं है। आप दोबारा उसी पाथ के ऊपर क्लिक करें, अगेन कंट्रोल एंटर प्रेस करें तो अगेन सिलेक्शन बन जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की अगेन एंड अगेन सिलेक्शन बनानी है तो उसका बेहतर तरीका यही होता है कि आप उसको पाथ के अंदर डाल दें। अगर हम बात करें पेन टूल के ऊपर राइट क्लिक करके, एक है फ्री फॉर्म पेन टूल। इसके अंदर ये होता है कि आप लेफ्ट क्लिक करके आप मूव करते जाएं, जैसे जैसे आप मूव करते जाएंगे वैसे वैसे ही पाथ बन जाएगा लास्ट तक। ये देखिए एग्जैक्टली उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर पाथ बन गया जिसको आप कंट्रोल एंटर करके बाद में सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे शेप्स की। आप कोई भी शेप ड्रा करो, जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल शेप आ रहा है और पाथ आ रहा है। अगर मैंने शेप पे रखा तो शेप डिज़ाइन होगी, ये देखिए शेप डिज़ाइन होगी। लेकिन अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे पाथ तो जो आप शेप ड्रा करेंगे वो शेप ड्रा नहीं होगी बल्कि वो पाथ बन जाएगा, उसका पाथ में नाम आएगा और कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो वो पर्टिकुलर पाथ सिलेक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। रेक्टेंगल से मैं एक पाथ बनाता हूँ। पाथ को एडिट करने के लिए यहाँ पे पाथ सिलेक्शन टूल का यूज़ कर सकते हो, यानी एक बार उसके ऊपर क्लिक करें, सिलेक्ट करके कहीं पे भी रख पा रहा हूँ। जैसे मैं कंट्रोल एंटर करूँगा तो वो पाथ सिलेक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मज़ेदार बात यह है लास्ट में एक बटन है कस्टम शेप टूल का। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ और कस्टम शेप टूल में हमारे पास बहुत सारी शेप्स होती हैं जिनको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स पे ऐसे मैंने क्लिक किया तो ये बहुत सारी शेप्स हैं। मैं चूहा लेकर आता हूँ, मोड हमारा पाथ है तो यहाँ पे मैं इसने इस चूहे को ड्रा किया इस तरीके से। और इसको सिलेक्शन बनाने के लिए कंट्रोल एंटर दबाएंगे, कंट्रोल सी करके मैंने इसको कॉपी किया। यहाँ पर आकर मैं इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे देखिए आया तो वो चूहा ही, बट वो किसके अंदर कन्वर्ट होकर आया, वो जो उसके नीचे बैकग्राउंड था उसके अंदर। तो आप इस तरीके से कस्टम शेप्स भी डिज़ाइन कर सकते हो। इसकी अगर बात करें तो इसको फिल कलर बोलते हैं, स्ट्रोक कलर बोलते हैं। डी दबाओगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट कलर लग जाएंगे। और अगर आप फिल कलर को स्ट्रोक कलर के अंदर भेजना चाहते हैं तो सिंपल आप एक्स दबाएंगे तो फिल कलर स्ट्रोक के अंदर चला जाएगा। और अगेन इसको आप इसमें भेजना चाहते हैं तो आप एक्स दबाएंगे तो वो इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। तो आई होप आज हमारा फोटोशॉप का कोर्स कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।